हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यार। बहुत बिजी चल रहा हूँ यार। बैचेस अब पेड बैच इतने ज़्यादा लग गए हैं ना कि मैं इस पे कम आ पा रहा हूँ, लेकिन सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है। सारी मतलब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुम्हें सारा कुछ करना चाहिए था और नहीं करा है तो यार अभी भी कर लो, है ना। खासकर सॉल्ट एनालिसिस वाले वीडियो देख लो, वन शॉट को ध्यान से, है ना। पी ब्लॉक को देख लो ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये इनऑर्गेनिक कर लो, मेटलर्जी भी पड़ा हुआ है। और अपना जो ये ऑर्गेनिक वाली है प्लेलिस्ट, वो तो करो ही करो। ओआरएम यार मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इतना बिजी हूं ना कुछ कहने की नहीं। मैं मतलब दिन में 8-8 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, तब भी ये हालत है मेरी, है ना। तो यूट्यूब पे कम आ पा रहा हूँ, उसके लिए कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट अवेलेबल है तुम्हारे लिए। मैं हूँ सपोर्ट के लिए, और यूट्यूब पे तो मैं रिस्पॉन्स भी कर ही रहा हूँ। आईआईटी जेई का ने क्या किया है, जेई का मॉक एडवांस का पेपर दिया आईआईटी कानपुर ने 2025 का। तो मैंने सोचा कि इसके सोल्यूशंस तो करने बनते ही बनते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, या इस पेपर को कितना टाइम देना चाहिए, और तुम्हारा कितना स्कोर आया। कमेंट करके जरूर बताना अगर तुमने अटेम्प्ट कर लिया है, और मैंने जो अप्रोच बताई है क्या वो अप्रोच से तुम्हें समझ में आया, बेटर हुई अंडरस्टैंडिंग, या सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, इस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 10 दिन तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। संडे को हम लोग लाइव मिल रहे हैं शाम को 6 बजे। वो पक्की बात है, शाम को 6 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे संडे को, ठीक है। देन इतना तो मैं प्रॉमिस कर ही सकता हूँ तुमसे कम से कम। और ओआरएम में नेम रिएक्शन बची हुई है, मैं नेम रिएक्शन का एक लंबा सा वीडियो आएगा 4-5 घंटे का, जिसमें सारी नेम रिएक्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो 5-6 लेक्चर के बराबर हो जाएगा, तो उससे भी काम तुम्हारा बढ़िया चल जाएगा। संडे तक वो भी सब कुछ मैं करके दूंगा तुम्हें, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि कर दूं यार, मैं मतलब ट्राई अपना बेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तुम ये मत सोचो सर आराम कर रहे हैं, भूल गए हमें, केवल पेड वालों का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा हूँ, ठीक है। संडे को लाइव मिलेंगे, बात करेंगे एडवांस के बारे में, और कैसे एक हफ्ते को मैनेज करना है इस बारे में भी, ठीक है ना। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलने से पहले मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस भी दे दूं, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं है। एडवांस के पेपर में बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिंगल करेक्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मल्टी करेक्ट में होती है। ये भी हो चुका है पहले, ठीक है। तो इसमें ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस हैं, और इसमें +3 और कितनी है, -1 की मार्किंग है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, यानी कि 30 सेकंड लगा के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, क्योंकि तुम्हें और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को और फिर इसे एनालिसिस करेंगे कि कैसे करना है। कई लोगों ने सवाल का भौकाल ज्यादा बनाया, सवाल को किया कम, है ना। पेपर लेंदी है, देखते हैं। और मैं ये अंत में यही बता दूंगा कि इस पेपर में कितना स्कोर आना चाहिए था तुम्हारा, ठीक है। कितना बेयर मिनिमम स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सवाल डुएबल था, कौन सा नहीं था, और कैसे सवाल को अप्रोच करना है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सवाल का आंसर निकालना हमारा ज्यादा काम नहीं, सवाल को अप्रोच कैसे कर रहा है। कह रहा था एलिमेंट मैंगनीज, मैंगनीज कह रहा है Mn होता है, ठीक। द एलिमेंट मैंगनीज एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड P. P is a composed of cubic unit cell. Each corner and face center of the unit cell is occupied by the oxide ion. यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे है, FCC फॉर्म में है, ठीक है। और O4 हो गए, ठीक। occupied by the oxide ion, whereas the body center and the each S center, body center और each S center क्या होता है, ये octahedral voids है। ये क्या है, बॉडी सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। भाई ये बात अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना सॉलिड स्टेट, तो ये सवाल नहीं बनेगा तुमसे, है ना। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और एस सेंटर भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। तो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड Mn ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं FCC में, तो Mn4O4 आ गया, यानी कि स्ट्रक्चर आ गया MnO का, ठीक। अब MnO के बारे में हमसे पूछा है कि P के बारे में सही सही बात बताओ। बात समझ में आ गई कि ऑक्टाहेड्रल FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं कितने, 8। तो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर्ड है, यानी कि स्ट्रक्चर आ गया MnO। अब कह रहा है था इनकरेक्ट स्टेटमेंट हाईलाइट करना है, पेपर में भी हमें ध्यान रखना है कि हम इनकरेक्ट को ध्यान से पढ़ें, कि इनकरेक्ट हमें बताना है। अब P कैसा है, P मेटल ऑक्साइड है। P कैसा है, मेटल ऑक्साइड है यार। P हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक तो होगा ही ऑब्वियसली। तो पहली बात सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। बात सही है, लेकिन आंसर में इनकरेक्ट मार्क करना है, तो इनकरेक्ट हम मार्क करेंगे। कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैंगनीज आयन इन P इज 5.92। तो MnO में Mn+2 में है। अगर Mn+2 में है तो 25 Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Ar3d5।
अब Ar3D5 लिखोगे तो D5 में सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो ये कैसा आ गया? √35 आ गया, यानी कि 5.92 आ गया। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये दोनों ऑप्शन आसानी से चेक हो जाते हैं। जो सी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को ये आती है कि द ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मैग्नीज इन द पी स्प्लिट इन द लोअर एनर्जी T2G और EG में स्प्लिट कर रहे हैं। अब ये स्प्लिटिंग की बात आती है तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करता कि कैसे स्प्लिटिंग यहाँ पे करें। MnO का तो हमने कोई कॉम्प्लेक्स देखा ही नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो Mn कहाँ था? Mn था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। Mn कहाँ था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था ना यार, बोलो। बिना भौकाली टाइट करे अपन लोग करेंगे सवाल को, है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आसान सवाल है, लेंदी है, ये मैं कह रहा हूं कि सवाल लेंदी है, सवाल को पढ़ना पड़ेगा। तो Mn ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, यानी कि Mn के सराउंडिंग में ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगी हुई थी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगी हुई थी, बोलो। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे कराते हैं हम लोग? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे कराते हैं? T2G नीचे आ जाता है और EG ऊपर आ जाते हैं, बोलो। वेरी सेंटर सही तो होता है, तो ये भी बात सही लिखी है। अगर 3 सही हो गए तो चौथी तो गलत होगी ही, है ना। तो ए सैंपल ऑफ पी हैज नेट नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म लॉस हो सकता है, तो हमेशा नेट नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट हर टेम्परेचर पे नहीं ऑब्जर्व होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ऊपर के 3 समझ में आ गए तो ये चौथा अपने आप समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? सवाल को आराम से पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। डिटेल सोल्यूशन होने वाले हैं तो भैया थोड़ा ध्यान से, और मैं डिटेल कह के ऐसा नहीं कि 3 घंटे तक करूंगा, है ना। मैं जितना टाइम लगना चाहिए उसी में सॉल्व करूंगा, और ध्यान से देख लेना। और सारे लोगों को, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि इस सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम पहुंचा के रहेंगे, ठीक है ना। मैं इसीलिए लेके आया क्योंकि केमिस्ट्री सोल्यूशन मिल नहीं रहा ना नेट पे कहीं पे अभी, ठीक है। कुछ एक आध लोगों ने डाले भी होंगे, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल नहीं है अवेलेबल। अगला सवाल देखो, पहला इस सवाल सॉलिड स्टेट से रिलेटेड था, जिसमें सॉलिड स्टेट भी लगाई गई, तुमसे कोऑर्डिनेशन भी लगा ली गई, और सवाल को बढ़िया तरीके से फ्रेम किया। जब भी स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा सवाल की लेंथ बढ़ जाएगी। अगला सवाल क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एल्कली मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स के बारे में हमें सही बात करनी है। क्या कह रहा है? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ Li2O Na2O और K2O आर एंटी फ्लोराइड। ये मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, सॉलिड स्टेट के नोट्स से है ये लाइन, ठीक। सभी ने लिखवाया होता है सॉलिड स्टेट में। तो जैसे जो Li2O होता है वो क्या होता है? एंटी फ्लोराइड होता है, और CaF2 जो होता है वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। एंटी फ्लोराइड में क्या होता है? ऑक्साइड आयन FCC लैटिस बनाता है, और लिथियम प्लस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहता है, ठीक। तो ये बात तो सही लिखी है, ये बात तो सही लिखी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि लिथियम फ्लोराइड एंड LiCl, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। ये बात गलत है, क्योंकि ईथर में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि पोलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। अगला कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो देख लो भाई, सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती, फिर पोटेशियम की होती, फिर सोडियम की होती, फिर रुबिडियम की होती, फिर सीजियम की होती। ये भी बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आ गया, आराम से इसे करा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्रीज तो नहीं कर रहे हैं। अगला क्या कर रहा है? द ऑल 5 एल्कली मेटल्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम कैन बी इंक्लूडेड टू फॉर इंड्यूस टू फॉर्म, कैन बी कह रहा है, ध्यान रखना, कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बाय डिसॉल्विंग मेटल इन लिक्विड अमोनिया एंड बबलिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ध्यान रखना कि ये नहीं कह रहा है कि लिथियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है, वो अपने तरह से बनाएगा। तो लिथियम क्या बनाता है? लिथियम बनाता है ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, और रुबिडियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक। क्योंकि ये साइज में बड़े हो जाते हैं तो ये सारे बना देते हैं। तो ये तो बात सही लिखी हुई है। ये ध्यान रखना, इसमें कैच ये है, लैंग्वेज यहां पे फंसेगी कि तुम्हें ये लगेगा देखने में कि लिथियम सुपर ऑक्साइड बना रहा, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने ये पढ़ के कर दिया कि वो सारे बना रहे हैं, वो कह रहा और कोई ना कोई सा बना रहा है, तो अप्रोप्रिएट अमाउंट में अमोनिया और Li2O डालेंगे। लिक्विड अमोनिया डालने से क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, और ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन हो जाएगी ऑक्साइड की। तो आंसर आ गया 1 और 4। बात समझ में आई? बेहतरीन सवाल,
कहना चाहिए बेहतरीन सवाल, मेरे को बेहतरीन लगा। क्यों? क्योंकि इसमें तुमसे बॉन्डिंग पूछ ली, सॉलिड स्टेट पूछ लिया, और तुमसे पूछ लिया मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूछ ली, और एस ब्लॉक भी पूछ लिया। 4 स्टेटमेंट, चारों ने तुम्हें एस तैसी कर दी तुम्हारी, है ना। अब ये सवाल देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब आइसोथर्मल और रियल गैस को हमें एक्सपेंड करना है फ्रॉम द सेम इनिशियल वॉल्यूम टू द सेम फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन बतानी है। तो वर्क डन होता है क्या, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और रियल गैस इक्वेशन होती है पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर या एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिख दें इंटू वी माइनस एन बी लिख दें इज इक्वल टू आर टी हो गया। या एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 मोल कह रहा है तो एन की वैल्यू 1 ले लो यहां से, ठीक। तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब अगर हम यहां से P की वैल्यू निकालें तो P की वैल्यू कितनी आती है, एनआरटी बाई वी आती, जो हम यहां पे उठा के पुट कर देते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब एक तरीका यह है कि हम इसे डराइव करें पूरा, या फिर हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लें। तो W ऑफ आइडियल गैस में लिख देता हूं, वो कितना आ जाएगा माइनस एनआरटी बाय वी डी हो जाएगा। अब जो डीवी है वो डेल्टा वी तो फिक्स है, कहां से कहां तक ले जाना ये तो तय बात है। बात सारी आएगी प्रेशर की। प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है। कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है बाय द रियल गैस वर्क डन, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द रियल गैस इज ऑलवेज हायर देन द वर्क डन बाय द आइडियल गैस। वर्क डन रियल गैस ज्यादा कर रही है और आइडियल गैस कम कर रही है अगर इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन कौन बताता है, ये बताता है। ये क्या बताता है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन बताता है। अगर इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन ये बता रहा है और इसे नेग्लिजिबल कर रहे हैं तो ए टेंस टू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी, ठीक। P इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी हो गया। अब वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम देखो कम हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है उसमें से कुछ वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ले लिया, तो गैस कैसी हो गई, ये वो केस हो गया जिसमें गैस कैसी है, कम कंप्रेसिबल है, तो प्रेशर ज्यादा आएगा। गैस कम कंप्रेसिबल है तो प्रेशर कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। जब प्रेशर ज्यादा आएगा तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पीवी कर्व बना लें तो आइडियल गैस के लिए तो आइसोथर्मल कर्व ऐसा होता, ठीक है। तो किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर आ रहा है वो यहां पे आ रहा है, यहां पे देख लो गिवन वॉल्यूम के लिए प्रेशर ये आ रहा है, ये कर्व बन रहा है। अब जो रियल, ये रियल है, पी रियल है, पी रियल किसी भी वॉल्यूम के लिए, गिवन वॉल्यूम के लिए पी रियल की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि बी भी कुछ मैनेज कर रहा होगा। तो ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि v माइनस बी बन रहा, बनेगा तो वैसे ही, कर्व तो का नेचर तो चेंज हो नहीं रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो है, लेकिन b कुछ कम हो जा रहा, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ के आ रहा। जब प्रेशर थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है यार, तो क्या हो रहा भाई बताओ, ये एरिया ज्यादा दिख रहा तुम्हें, और ये एरिया इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि गैस कैसी है, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। गैस लेस कंप्रेसिबल है तो क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा तो लेस गैस कंप्रेसिबल, तो प्रेशर ज्यादा आ गया सेम वॉल्यूम तक, प्रेशर ज्यादा आया तो वर्क डन भी ज्यादा आ गया। बात समझ में आई। सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल मुश्किल होते हैं समझने में, थोड़ा सा आराम से करना है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। तो ए सही हो गया, फिलहाल ए सही है, लेकिन हमें तो सिंगल करेक्ट करना, तो ए को छोड़ देते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा by the real gas is always higher than the work done by the ideal gas if the volume of the particle is the formal is negligible। अगर वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर दें, यानी कि b टेंस टू 0 कर दें, अगर b टेंस टू 0 कर दें तो हम इसे क्या लिखेंगे, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी को 0 रख दिया इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो भाई। तो गैस कैसी होगी, गैस मोर कंप्रेसिबल होगी। ये अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, ये अगर तुम्हें नहीं आ रहा है मेरे भाई, बात सुनना जरा, ये नहीं आ रहा है तो स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट जरूर देख लो, जरूर देख लो, जरूर देख लो, बहुत काम आने वाला है, ठीक। तो ये क्या आ गया, मोर कंप्रेसिबल आ गया। जब मोर कंप्रेसिबल आई तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करने की जगह ये लिख दें कि पीवी इज इक्वल टू, इसे लिख दें आर टी माइनस ए अपॉन वी लिख दें, तो प्रेशर की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आर टी अपॉन वी
माइनस ए अपॉन बी। तो आइडियल गैस में से कुछ हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, बोलो। आइडियल गैस के प्रेशर में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी कि प्रेस गैस कैसा हो गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम तो सेम ही रखना है। तो इसके केस में कैसा आएगा, लेस आएगा, मोर नहीं आएगा। तो अब देख लो ऑप्शन, देख लो क्या कर रहा है, इन बोथ केसेस सेम होगा, ये तो गलत ही हो गया और ये भी गलत हो गया। आइडियल गैस इज ऑलवेज हायर देन द वर्क डन ऑफ रियल गैस, ये तो गलत ही बात हो गई। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। इंटरप्रिटेशन समझ में आया बढ़िया से, बेहतरीन सवाल फ्रेम किया गया, मतलब मजा ही आ गया। रियल गैस को डाल दिया और हम लोगों ने जो रैंकर्स वीआईपी बैच है ना, जिसमें हम लोगों ने पेड कोर्स में लिया, उसमें मैंने आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के सवाल करवाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं जानता था इस बार रियल गैस को पूछा जाएगा तो ये करेंगे, ठीक है। मतलब मैं इसके पेपर नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा था एडवांस में आएगा, फाइनल में अपना इंट्यूशन है। मैं पेपर आउट नहीं कर सकता, ना मेरे को पता है पेपर, मैं कंसेप्ट में आउट कर सकता हूँ कि इस कंसेप्ट से सवाल आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा राम जाने, है ना। क्या करा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अनबैलेंस रिएक्शन है एंड अमोनिया की रिएक्शन O2 से हुई, तो ये कौन सा प्रोसेस है यार, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, HNO3। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बनती है पहले NO और यहां बनती है क्या, वाटर। क्यू से हमें मतलब नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, NO बन गई, ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। फिर NO किससे रिएक्शन करती है, O2 से करती है, NO2 बनती है, NO2 से क्या बन जाता है, HNO2 और HNO3, और फिर HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HNO3 और NO फिर से बना देता है। तो ये रिएक्शन चलती रहती है। इससे पहले जो प्रोसेस होता था उसे हम बर्कलैंडाइट प्रोसेस कहते हैं, जिसमें N2 और O2 को हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देके NO बनाते थे। KNO3 की रिएक्शन, ये बहुत लोगों को इसमें दिक्कत थी, कई लोगों ने मेरे से डाउट में पूछा कि KNO3 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से सर कहाँ देखी। अरे यार देखने की जरूरत क्या है, तुम ये बताओ कि नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ा तुमने, नाइट्रेट आयन का टेस्ट तो पढ़ा है ना। नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या होता है बताओ, नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करोगे, कि NO3 माइनस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालते, यही तो करते हैं, ग्रुप 2 का टेस्ट है। तो कौन सी गैस निकलती है, NO2 निकलती है, O2 निकलती है और SO2 बनती है, SO4 2 माइनस बनता है और पानी बनता है, यही तो है। तो इसमें कौन सी गैस निकली, NO2। ये नाइट्रेट आयन का टेस्ट है यार, इसमें तो बिल्कुल दिमाग लाने की जरूरत नहीं। P4O10 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूं बिना दिमाग लगाए, तुम्हें जितना सॉल्ट एनालिसिस से पढ़ा दिया वही, पी ब्लॉक में केवल पहली रिएक्शन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखी हुई वही आई है, ठीक। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इससे क्या बन जाएगा, N2O5। मैंने जब GIOC पढ़ाई थी तो तुम्हें इसका एनाइड्राइड बनाना सिखाया था कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मान लो, वैलेंसी मान लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो N2O5 बन गया, बन गया, सही है। अब जरा देख लो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2 है, इसमें +4 है और इसमें कितनी है, +5। तो x में सबसे कम है, y में उससे ज्यादा और z में उससे ज्यादा। खत्म हुआ सवाल, इजी पीजी सवाल था, लेकिन हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए और लॉजिक हमें पता होना चाहिए। अब आ गए हम लोग मल्टीपल करेक्ट पे, ठीक है। करा ईच क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस पे से हमें एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। सारे सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे, भैया ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, सारे सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे। 3 मिलेंगे अगर ओनली वन ऑप्शन, +3 इफ ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट, और तुमने केवल एक ऑप्शन चूज किया है, ओनली 3। अगर 3 ऑप्शन चूज किया तो 3 मिलेंगे, 2 चूज किए तो 2 मिलेंगे, एक चूज किया है तो 1 मिलेंगे। लेकिन महाराज प्रभु ध्यान से देखो, निगेटिव मार्किंग कितनी है, -2 की, तो हिसाब से करना है, ठीक है ना, -2 की है। और जब मैं मॉक लेता हूं तो मैं +2 +4 -2 ही रखता हूं ना। जो लोग मेरे साथ एडवांस कर रहे हैं यार, वीआईपी वाले, वो बताओ इसमें कमेंट करके, हाँ सर ऐसे ही करते हैं हम लोग डिस्कस, ठीक। चलो देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन मैग्नाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, मतलब पॉपुलर ओर है Fe3O4। अ सैंपल ऑफ ओर वाज डिसॉल्व इन एसिड एंड दस रिड्यूसिंग द आयरन टू Fe2+। अब आयरन को Fe2+ में, इसमें आयरन कैसा था, Fe3+ में था और इसमें Fe2+ में भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें। तो ये कहेगा कि Fe2+ में सारे को रिड्यूस कर दिया। द सोल्यूशन वाज देन टाइट्रेटेड विद KMnO4। अब KMnO4 ने क्या किया होगा, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा Fe3+ में, और एसिडिफाइड KMnO4 है तो ये रिड्यूस हो गया, आ गया होगा किसमें, Mn2+ में। तो इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा 5, MnO4 के लिए एन फैक्टर 5 और इसके लिए एन फैक्टर है 1। तो कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज 5। बिल्कुल सही बात है,
कि तुम रिएक्शन लिख लो कि MnO4 माइनस की रिएक्शन किससे हुई, Fe2 प्लस से हुई इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, तो Mn2 प्लस गया और Fe3 प्लस बना। ठीक है, और पानी वानी तो बनता रहेगा, पानी चाय की दिक्कत हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें इन्फेक्टर कितना आ रहा, 5 आ रहा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, पहला स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ Fe2 प्लस विद Fe, मतलब क्या कहता है, इंक्रीज कर रहा है, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ Fe2 प्लस विद KMnO4। अब KMnO4 को जब Fe2 प्लस से कराया तो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन D6 था, तो इसमें D6 कॉन्फ़िगरेशन में, ये तो बात समझ में आ रही D6 है, मैं इतना तो मान ही लूं कि तुम एडवांस देने जा रहे हो तो D6 समझते हो Fe2 प्लस को। जब D6 है तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, D6 थे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 थे। जब ये D5 हो गया बच्चा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज करा, बिल्कुल करा। इसका म्यू निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, इसका 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा बोर मैग्नेटॉन। या अगर ऐसे अंडर रूट लिख दे तो अंडर रूट 24 और ये अंडर रूट कितना है, 35। ठीक है ना, तो ये बात तो सही लिखी है। अगला क्या करा, डिजोल्विंग द मैग्नाइट इन सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसेस द आयरन फ्रॉम Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। बिल्कुल ठीक बात है। सल्फ्यूरिक एसिड में जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, Fe3 प्लस क्या होगा, Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा और H2SO4 ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, क्या करें, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन मैग्नीज कंटेनिंग स्पीशीज चेंज इट्स ज्योमेट्री फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर टू टेट्राहेड्रल। नहीं, मैग्नीज कंटेनिंग स्पीशीज जो थी वो कहाँ पे गई, वो पहले तो टेट्राहेड्रल ही था ना ये, तो स्क्वायर प्लेनर तो नहीं था, फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर तो टेट्राहेड्रल नहीं आया, Mn2 प्लस में मतलब MnO में गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका A, B और C आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, A, B और C आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, इसका आंसर तो आ गया A, B, C। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने के लिए भाई हम लोग ऑर्गेनिक का एक बड़ा सा सवाल है और इसमें डिस्प्यूट काफी है। ठीक है, इसे सवाल लगाते समय मेरे को लगा कि कुछ इसमें गड़बड़ है, देखते हैं जो जेई ने आंसर दिया वो सही आ सकता है या नहीं आ सकता है, इस पर बहस करी जाएगी। तो C8H14 है, C8H14 है, तो इसकी DU अगर निकाली तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई, 8 प्लस 1 माइनस 14/2 यानी कि 2 आ गई, DU 2 आ गई। और बेंजोइल परऑक्साइड के साथ HBr की रिएक्शन कराई यानी कि एल्कीन भी थी। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं पी के लिए उनमें सब में रिंग बनी हुई है, बच्चा लोग देखो जरा ध्यान से, सब में रिंग बनी हुई है, यानी कि पी का हम ऑप्शन अगर बनाना चाहें तो पी के लिए हम ऑप्शन बना सकते हैं, बहुत सारे बन सकते थे, पी इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शन बन सकते थे, इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत ही ज्यादा बना सकते थे हम लोग, ऐसा नहीं कि मतलब इनफाइनाइट बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बना सकते, 3 मेंबर की रिंग से शुरू करते, डबल बॉन्ड लगाते रहते, घूम घूम के परेशान होते रहते। लेकिन जो ऑप्शन दिया हमें 6 मेंबर की रिंग दी और उसमें सब में C2H5 बाहर लटका हुआ है, देख लो ध्यान से, है ना, C2H5 बाहर है, तो हमने C2H5 को बाहर कर दिया। अब डबल बॉन्ड हमें लगाना है, तो डबल बॉन्ड इसके रिस्पेक्ट में हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इससे अगर हम डबल बॉन्ड लगाना चाहें तो एक पॉसिबिलिटी अगर हम इससे बनाए डबल बॉन्ड की, तो एक पॉसिबिलिटी तो मैं ये बना सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये तो आइडेंटिकल ही हो जाएगी, दूसरी तीसरी बनी नहीं पाएगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये यहाँ आ जाए, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब इन 3 पॉसिबिलिटी से हम पूरे सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, हमें नहीं पता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी कौन सी है। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन HBr परऑक्साइड से कराई, पहले HBr परऑक्साइड से करा लेते हैं, एक एक करके चलते हैं, HBr परऑक्साइड लिख देते हैं ना, और तीनों में यही रिएक्शन कराते हैं। तो इससे जब रिएक्शन हुई HBr परऑक्साइड से तो एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन हुआ, तो ये बन गया यहाँ पे, इससे जब एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन हुआ तो ये यहाँ पे बन गया Br, और इससे जब एंटी मार्कोनिकॉफ से एडिशन हुआ तो बन गया यहाँ पे Br। ठीक, तो जरा पी देख लो कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये पी के 3 ऑप्शन है अपने पास, 3 ऑप्शन में है क्या कोई ऐसा, तो ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी में भी है और डी में भी है, तो पी तो सब में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लेकिन जो जिसमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सारी ऑप्शन है, तीनों में 4 में से 3 ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए। अब अगर हम इसे अपना कंपाउंड मान लें 1, इसे लिख लेते हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं 1, देखो आराम से लाएंगे, ये सवाल लग जाएगा 1
इसे लिख लेते हैं 2, इसे लिख लेते हैं 3। तो अब 1 की रिएक्शन कराते हैं। 1 की रिएक्शन हमने कराई किससे? Q से कराई, और ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं 1 से रिएक्शन करा के। तो Q से रिएक्शन कराई, Q दिया है B2H6, HBO करा रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए में HBO करा रहे हैं, देखो जरा नीचे HBO करा रहे हैं। HBO के बाद हमसे क्या बनवाया? HBO से बनवाया हमसे यहाँ पे OH, और ये बन गया। और उसके बाद हमसे CrO3 से ऑक्सीडेशन कराया, तो ये Q हो गया, ये हो गया R। CrO3 H2SO4 ले लिया तो ऑक्सीडेशन कराया, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें? कीटोन का, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया कीटोन में, तो ये बन गया S। तो हमसे T पूछा है, फिर T में क्या करा? S की रिएक्शन किससे कराई है? S की रिएक्शन कराई है MEMgBr से कराई है। तो इसने इस पे अटैक किया, ये ऊपर क्या भैया दिखाई दे रहा सबको, सब बढ़िया से। सवाल धीमे से लगेगा क्योंकि लेंथी सवाल है बहुत, मल्टी करेक्ट है, 4 ही नंबर दे रहा है, ये दुख की बात है, लेकिन है तो बढ़िया सवाल, ठीक। और ये यहाँ पे आ गया, सही है। अब जब ये यहाँ पे आया तो इसने वाटर से H ले लिया, वाटर से H लिया, और उसके बाद इसने क्या किया? डिहाइड्रेशन किया, H3PO4 के साथ हीट किया गया इसे, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, तो ये एल्कीन बना देगा ऐसी, तो ये T बन गया, ठीक। तो भाई ये तो सही लग रहा है कि अगर हम ए को ये चूज कर लें तो P हमारा आ रहा था, P हमारा आ रहा था सही, Q भी सही आ रहा है और T भी सही आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया, सही है। अब बी ऑप्शन को चेक करें तो बी ऑप्शन के लिए P हमें कौन सा लेना पड़ेगा? P हमें ये लेना पड़ेगा, तो एल्कीन हमें 2 नंबर वाली लेनी पड़ेगी, तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो बी ऑप्शन को चेक करने के लिए यहाँ नीचे कर लें। बी ऑप्शन के लिए हमने एल्कीन कौन सी ली थी? एल्कीन हमने 2 नंबर वाली ली थी, बी ऑप्शन के लिए एल्कीन 2 नंबर वाली ले लो, ठीक है। और बी ऑप्शन को चेक करो जरा। क्यू की रिएक्शन कराई, क्यू करा, H3O+ लिया, H3O+ लिया तो ये OH आ गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक। मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया, सिंपल। फिर इसकी रिएक्शन CrO3 और H2SO4 से तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी यार, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी, यानी कि बी ऑप्शन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, यानी बी आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। सी ऑप्शन के लिए हमें फिर से कौन सा चूज करना पड़ेगा? अपना 1 वाली एल्कीन चूज करनी पड़ेगी, तो सी ऑप्शन को मिलाते जरा। सी ऑप्शन के लिए हमें 1 वाली एल्कीन चूज करनी पड़ेगी, तो हमने एल्कीन ये चूज कर ली। अब हमें सी में देखो क्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन एस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जो एस बना है हमारा आके, वो यहाँ पे बन गया है, इधर साइड कीटोन बना दिया है इन्होंने, है ना, मेरे पीठ के पीछे छुप गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये बनाया। क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर ये एस है तो इससे पहले आर कुछ ऐसा ही रहा होगा, आर कुछ अल्कोहल रहा होगा ऐसा। अब अगर आर ऐसा रहा तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि क्यू के बारे में कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और क्यू जो यूज करे जा रहे हैं वो एसिडिक वाटर ही लगाया जा रहा है, देखो, है ना। एक बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन से लगा रहे हैं, एक बार हम लोग लगा रहे हैं OMDM से, और एक बार लगा रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से, और तीनों ही केस में यहां तक OH नहीं पहुंच सकता, तो हम Q को सही नहीं मानते। Q हम अगर मल्टीपल प्रोसेस से ले जाएं वहां तक तो चला जाएगा, Q को अगर हम मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस से लेना चाहें तो वहां चला जाएगा, लेकिन नॉर्मली नहीं जा सकता। S और T तो सही कह रहा है, S और T तो बन जाएंगे, लेकिन Q मल्टीपल स्टेप्स लगेंगी, एक स्टेप में ये काम नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि एक स्टेप में नहीं हो पा रहा है, अब IIT ने इसका आंसर दे दिया असल में C, तो मल्टीपल स्टेप से इसे हम अगर बनाने की कोशिश करें तो सवाल हो जाएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बना के तो हम कुछ भी बना सकते हैं। इससे ये बनाने में कोई तकलीफ थोड़ी है हमें, इससे ये बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो मनगढ़ंत कहानी जैसा हो जाएगा कि अपने मन से कुछ भी बना दो सर जी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। समझ आई बात? तो हम इसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बात समझ में आई? तो मेरी समझ से क्यू को आंसर नहीं देना चाहिए, ये सी आंसर नहीं होना चाहिए। जेई पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन
या तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इसे मनगढ़ंत कहानी से बना लो, 2-3 स्टेप में कर लो, तो 2-3 स्टेप हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं पैराग्राफ में, वो हमसे ये इन्वोक करा रही हैं कि भैया हमें H और OH ही जोड़ना है एल्कीन पे, चाहे वो हाइड्रोक्सिलेशन से जोड़ो, मतलब हाइड्रोजनेशन से जोड़ो, हाइड्रोजनेशन करो, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन से जोड़ो, HBO से जोड़ो, या फिर OMDM से जोड़ो। ठीक है, तो नहीं हुआ। अब डी ऑप्शन को चेक करो, तो बी भी नहीं हुआ आंसर और सी भी आंसर नहीं हुआ। डी आंसर देखते हैं, डी होगा कि नहीं। इसके लिए जो हमने एल्कीन चूज करी थी, वो एल्कीन कौन सी चूज की थी? 3 नंबर वाली। इसके लिए एल्कीन जो आई वो 3 नंबर वाली आई। बात समझ में आ रही है? और इसकी रिएक्शन कराई है किससे? इसकी रिएक्शन कराई है OMDM से। मैं OMDM लिख दूं सीधे, जगह बच जाएगी यार। OMDM कराई तो क्या होगा? मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। OMDM कराएंगे तो क्या होगा? मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा तो क्या होगा? OH यहां आ जाएगा। और फिर आगे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन बनेगा यहाँ पे। ये बन गया S, ये बन गया R। ठीक, बन गया। फिर इसकी रिएक्शन वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे एल्कीन बन जाएगी। और एल्कीन क्या बनेगी? एल्कीन इससे बनेगी क्या, मतलब इससे सीक्वेंस फॉलो करोगे तो Me माइनस किस पे अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। चलो बना ही देते हैं अपन, है ना, क्यों रिस्क लेना, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं छोड़ता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये O माइनस बन गया, Me आ गया। फिर H3O प्लस, ये OH, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया? ये OH आ गया। फिर इसे हीट किया H प्लस के साथ, तो इससे एल्कीन बन गई। तो डी ऑप्शन सही सही बैठ गया, लेकिन बी और सी नहीं बैठ पाए। तो आंसर इसका मेरे हिसाब से ए और डी आना चाहिए। बाकी लोगों ने क्या किया यार मेरे को नहीं पता, लेकिन क्यू का बहुत एम्बिग्युइटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्यू से नहीं बना सकते, लेकिन बनाने में बहुत ताकत लगेगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आई बिल्कुल, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अगला। बिल्कुल सवाल मुश्किल नहीं है, लेंदी है। सवाल मुश्किल नहीं है, लेंदी है। जिसने डिब्बे बनाना नहीं सीखा ना, प्रॉपर मैकेनिज्म से सीखा है काम, और उसे दिमाग उसका ठीक चल रहा है, तो वो सवाल सही करेगा, है ना। मैकेनिज्म अभी तक लगी नहीं है, लगेगी आगे, देखते हैं शायद किसी क्वेश्चन में। कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कैटलाइज्ड बाय आयोडाइड। ये देखना ध्यान से, कैटलाइज्ड आयोडाइड आयन से कैटलाइज्ड हो रही है अल्काइल मीडियम में, और 2 स्टेप रिएक्शन हो रही है। स्लो रिएक्शन में हम लोग रेट लिखते हैं, रेट लो लिखते हैं K/H2O2 इंटू I माइनस। लेकिन I माइनस जो है वो कैटलिस्ट, ये क्या है? ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट वो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, जो मतलब रिएक्शन के स्टार्ट और फाइनल पोजीशन पे सेम रहे, कंसंट्रेशन अनचेंज रहे इसका। तो ये बेसिकली इसकी पावर 0 जैसी आ जाएगी। इसकी पावर क्या आ जाएगी? 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो हम K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/T ln H2O2 का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन H2O2 का कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो हम लिख सकते हैं क्या कि KT इज इक्वल टू ln H2O2 का टाइम 0 पे और H2O2 एट टाइम t। तो ये y इक्वल टू mx की लाइन आ गई। ये तो सही आ गई, बिल्कुल सही, सीधी। अब कह रहा है इनिशियल रेट आई नॉट पे डिपेंड करेगा। इनिशियल रेट आई नॉट पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब ये इनिशिएट कर देगा रिएक्शन को, उसके बाद आई नॉट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाने लगे तो वो कैटलिस्ट नहीं रह जाएगा, और फिर वो रेट में इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, कि अगर हम आई का कंसंट्रेशन बढ़ाने लगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने लगे, तो वो लगातार बढ़ाएंगे तो रेट कैसा होगा? रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो फिर 0 ऑर्डर नहीं रह जाएगा, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया। अब इसमें कितने इंटरमीडिएट आ रहे हैं? इसमें ये स्टेप स्लो है और ये कैसी है? ये फास्ट है। तो स्लो स्टेप के लिए जो हम्प है वो ऊंचा आना चाहिए था, और इसके लिए छोटा आना चाहिए था। ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था इसका। इंटरमीडिएट तो एक ही बना, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा माइनस डी और H2O बाई डी टी। तो माइनस डी H2O2 बाई डी टी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? K ऑफ H2O2। तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा, ये सही लिखा हुआ। तो आंसर क्या आ गया? बी और डी आ गया। बात बढ़िया लगी, आराम से समझ में आई कि अगर स्लो रिएक्शन होती तो पहली रिएक्शन स्लो है तो पहले का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा आनी चाहिए थी, सेकंड वाले की कम आनी चाहिए थी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या करा। इन द गिवन रिएक्शन PQR आर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली रिएक्शन कराई, मैं यहां पे लिख लेता हूं। यहां पे लिखा COCH3 लिखा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराई Br2 और NaOH से।
इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म है ना, ब्रोमोफॉर्म बना। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया CO माइनस, और मैं इसे यहीं पे लिख देता हूँ, इसे इधर लिख देता हूँ, COH बन गया इनफैक्ट, और यहाँ पे बन गया CH3। तो ये P बन गया, ठीक है, थोड़ा घुमा के लिख लिया, आराम रहेगा। फिर KMnO4 से रिएक्शन कराई, KMnO4 KOH के साथ हीट किया और फिर पानी डाल दिया, तो क्या बन गया, इससे थैलिक एसिड बन गया। ये बन गया Q, Q क्या है अपना, थैलिक एसिड है। अब थैलिक एसिड की रिएक्शन ये किससे, ग्लाइकॉल से कराई, इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराई। इथाइलिन ग्लाइकॉल से जब थैलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो ग्लिप्टल बनता है, क्या बनता है, पॉलीमर कौन सा बनता है, ग्लिप्टल बनता है। बिल्कुल पॉलीमर, ये बिल्कुल तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये कौन सा बन गया, 2 कार्बन है ना यार इसमें, ये क्या बन जाता है, ये ग्लिप्टल बनता है। ग्लिप्टल कैसे बनता है, देखो जरा, एस्ट्रिफिकेशन है, बेसिकली अल्कोहल है और एसिड है, तो अल्कोहल का H, एसिड का OH मिलके ये क्या बना देगा, ऑक्सीजन छूट गया, ये क्या बना देगा, ये पॉलीमर बना देगा इस तरह का, ठीक है। अब इस ग्लिप्टल की खास बात ये होती है, ग्लिप्टल की एक खास बात होती है क्या, कि ये जितने भी एसिड ग्रुप मिलेंगे सबके साथ पॉलीमराइज होता है, ये क्या बन गया, ग्लिप्टल बन गया, ठीक। ये ग्लिप्टल बन गया। ग्लिप्टल का मोनोमर तुम्हें पता होना चाहिए, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन जब इसे जितने ज्यादा मिलते जाएंगे वो बनाता जाएगा। डेक्रोन किसका पॉलीमर है, फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। डेक्रोन तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का रेजिन है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। आर इज ए क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर। अब आर कह रहा है क्रॉस लिंक कंडेंसेशन है, बिल्कुल आर क्रॉस लिंक है, बिल्कुल क्रॉस लिंक हुई और कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, तो ये बात सही हो गई। पी इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, तो ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो 2 सही हो गए। अब कह रहा क्यू को हीट कर दिया, क्यू क्या था अपना, क्यू था थैलिक एसिड, क्यू था अपना थैलिक एसिड। कॉमन सेंस से लिखो तो ये एनाइड्राइड बनाएगा, P2O5 क्या एनाइड्राइड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एनाइड्राइड बना देगा, तो थैलिक एनाइड्राइड बन जाएगा। और थैलिक एनाइड्राइड की रिएक्शन किससे करा दी, ग्लिसरॉल से करा दी। अब जब ग्लिसरॉल से रिएक्शन कराई तो इसका बहुत बढ़िया एक फंक्शन होता है। ग्लिसरॉल क्या करता है, जितने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हैं वो थैलिक एसिड या थैलिक एनाइड्राइड जैसे लोगों से मिलके ग्लिप्टल के क्रॉस लिंक 3D स्ट्रक्चर बना देते, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते। तो मतलब मैं अगर इसे बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ से एक और जोड़ के, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जोड़ के एक बेंजीन रिंग यहाँ जोड़ दूं, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस इसे आगे कर दूं, यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे O आ गया, और यहाँ पे फिर से C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे फिर से बेंजीन रिंग लग गई, और ये आगे ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना, ये आगे जुड़ेगा, क्रॉस लिंक बनता जाएगा। ऐसे यहाँ पे CH2 आ गया, O आ गया, ये C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O माइनस आ गया। तो ये आगे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते जाएंगे, यहाँ पे CH लिख दो, ठीक है। तो ये बनते चलेंगे, बढ़ते चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो A, B और C सही आ गया अपने, ठीक है। बढ़िया सवाल था, क्योंकि ग्लिप्टल के बारे में लोगों को ये वाला ग्लिप्टल तो पता होता है, लेकिन ग्लिप्टल जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनके सबके साथ जुड़ता चला जाता है, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जहां जहां तक जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, अगले सवाल में पहुंचने से पहले फिर से हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस हमारे कह रहे हैं कि दिस सेक्शन कंटेन्स 6 क्वेश्चंस, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और राउंड ऑफ करना है, हमें 2 डेसिमल प्लेस पे करना है, ठीक है, और +3 और 0 मार्क्स है, ठीक। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बी। अगर तुम लोगों ने क्रैश कोर्स कभी भी मेरे साथ किया है तो ऐसा सवाल हम लोगों ने लगभग सेम सवाल पेपर अपने शीट में लगाया है, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम्हें ये पता लगेगा कि सवाल में हो क्या रहा है। कह रहा है कि a solution was prepared by dissolving 2 grams of a non-volatile non-electrolyte solid B in 100 grams of solvent A। कह रहा है at 354 Kelvin the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है, ठीक, सोल्यूशन का। ए का मोलर मास गिवन है, हमें बी का मोलर मास निकालना है, और हमसे कह रहा है कि वेपर प्रेशर हमें गिवन है 1 atm है, कब आ रहा है, प्योर ए का, यानी कि हमें प्योर ए का हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 353, और स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है।
अब हमें इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें जरूरत पड़ेगी केबी की। केबी नहीं दे रखा, अगर केबी दे रखा होता तो हम क्या लगा देते, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 हो गई, केबी इंटू मोलैलिटी लगा देते। डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 है, केबी की वैल्यू हमें पता करनी है, मोलैलिटी आ गई 2 अपॉन कितने ग्राम में डाला है, 100 ग्राम में डाला। इसका मोलर मास हमें नहीं पता है तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं और इसके 100 ग्राम में डाला है इंटू 1000 कर देंगे। बस यही तो करना है यार, इतना ही तो बचा है। तो हमें सारी कलाकारी इसमें करनी है केबी निकालने में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही। सवाल फ्रेम होता हुआ समझ में आ रहा है कि तुम्हें जो वैल्यू दी है ये दी है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देने का मतलब क्या है कि तुम्हें डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तुम्हें ऐसा लग रहा है वेपर प्रेशर का सवाल नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 के बराबर है, यानी कि ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीबी हमें पता लग गया। ठीक, अब हमें केबी निकालना है। केबी का फॉर्मूला यार तुम लोगों को याद है कि नहीं है बताओ। केबी का फॉर्मूला हम लोगों ने इसमें मतलब मैंने क्रैश कोर्स में तो करवाया कि आर टी बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच वी होता है। अब डेल्टा एच वी कैसे लाएंगे, डेल्टा एच वी कैसे लाएंगे, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा एच वी की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एस इंटू टी। अब डेल्टा एस कितना है हमें दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है 85 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 353। ठीक है, ये आ गया, वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 8.3। डेल्टा टीबी नॉट की वैल्यू जो इसके लिए है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 353, तो ये हो गया 353 इंटू 353। मोलर मास हमें दे रखा है 80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 85 इंटू 353। सही है, तो यहां से अगर मैं 353 उड़ा दूं और एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ा दूं तो ये आ गया कितना 83 इंटू 353 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1000। ठीक, ये केबी की वैल्यू आ गई। हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऊपर रख देते हैं क्योंकि कुछ ऊपर से भी कट रहा होगा। तो 1 इज इक्वल टू हो गया किसके बराबर, केबी की वैल्यू हो गई 83 इंटू 353 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन मोलर मास। अब इसमें देख लो केवल मोलर मास अननोन है, 1000 से 1000 गया। ठीक, और बाकी तो कैलकुलेशन तुम्हें करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता बच नहीं रहा है। मैंने सोचा बच जाएगा रास्ता, लेकिन बचता हुआ दिख नहीं रहा है ना। तो ये आ गया मोलैरिटी की, मोलर मास आ गया 83 इंटू 2 इंटू 353 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8500। जब इसे सॉल्व कर दोगे तो इससे 55.15 आ जाएगा आंसर टू बी एग्जैक्ट। ठीक, तो मोलर मास निकल आया। सवाल में कैच केवल इस फॉर्मूले का था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात थी कि डेल्टा एच हम कहां से लाएंगे, डेल्टा एच हम लोग एंट्रोपी से लाएंगे, यानी कि तुमसे थोड़ी थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स भी पूछ ली गई आराम से, बड़े प्यार से, है ना, पूछी गई ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में आ गया सवाल बिल्कुल आसानी से। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन containing copper 2 ions is treated with excess of potassium iodide to obtain, थोड़ा इधर कर देते हैं, to obtain a dark solution P and a white precipitate Q। तो ये तो यार आइडोमेट्रिक पढ़ाई हुई रिएक्शन है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी कि 2Cu2+ की रिएक्शन अगर हम 4I माइनस के साथ बैलेंस करके करा दें तो इससे Cu2I2 बन जाता है और I2 बनती है। तो जो प्रेसिपिटेट आया वो किसका आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया इसका, और डार्क सोल्यूशन आया यानी वॉयलेट कलर का सोल्यूशन आ गया किसका, पी का। अब कह रहा पी टर्न्स कलरलेस, यानी I2 की रिएक्शन किससे कराई, थायोसल्फेट से Na2H2O3 के साथ। तो इससे क्या बन जाता है, ट्वाइस NaI प्लस Na2S4O6। ये तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है बिल्कुल एकदम बढ़िया। स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है और उसे डिकलराइज कर देते, तो इसमें 2 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ कॉपर 2+ आयन एस्टिमेटेड फॉर ईच मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। देखो अगर इसके 2 मोल लग रहे हैं, इसका 1 लग रहा है, तो इसके 1 से इसका कितना लग रहा है, 2 लग रहा है। इसके 2 मोल से इसका 1 लगा, तो इसके 1 से इसका कितना लग रहा है, 2 लग रहा है। तो इसके 2 से 2 बराबर होगा, यानी कि 1 मोल के लिए 1 लगेगा, तो आंसर 1 लिख देंगे। ठीक है ना, 1:1 की आ गई स्टोइशियोमेट्री आराम से। तो ये आसान सवाल था करने वाला, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इसे ढूंढ के करना था। ठीक,
अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या रहा है, कंसीडर द गैस फेज रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, और हमें मोल्स दिए हैं H2 के और I2 के और 700 केल्विन पे इसे 2 लीटर वेसल की कैपेसिटी ली है। वेसल की कैपेसिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एन जी है 0, लेकिन आगे सवाल में शायद जरूरत पड़े इसकी, इसलिए दिया हो। द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, द कंसंट्रेशन ऑफ HI हमें दे रखा है मोल पर लीटर में, हमें मोल पर लीटर में दे रखा है, ठीक। तो इफ द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इज at 700 केल्विन इज x किलो जूल पर मोल, देन द वैल्यू ऑफ मॉड x इज, ठीक है। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबली गिव्स ट्वाइस HI गैस, ठीक है, ट्वाइस HI गैस। T इक्वल टू 0 पे इसके कितने मोल्स आ गए, 4.5 इंटू 10⁻⁻² आ गए, और इसके आ गए 2.75 इंटू 10⁻⁻² आ गए। इनिशियली ये 0 होगा। T इक्वल टू टी पे हमने मान लिया कि ये 4.5 इंटू 10⁻⁻² में से कुछ x गया, तो ये 2.75 इंटू 10⁻⁻² से कुछ x गया, तो ये 2x बन गया। अब 2x की जो वैल्यू दे रखी है, ये मोल्स हैं, ध्यान रखना ये मोल्स हैं, तो इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया, 2x/2, ये मोलर कंसंट्रेशन आ गया ऑफ HI, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻²। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻² मोल्स आ गई। तो इसके मोल्स कितने बचे, T इक्वल टू टी पे ये बच गया 2 इंटू 10⁻⁻², और ये बच गया 0.25 इंटू 10⁻⁻² बचा, और ये कितना बन गया, ये बन गया 2x यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² बन गया। अब हमें k निकाल लेना, k p लिख लो चाहे kc लिख लो, क्योंकि kp और kc तो बराबर ही होंगे, तो k इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ, किसके बराबर हो गया, HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.5, तो ये काट के इधर कर दिया, ये आ गया कितना 100, तो ये 100/2 लिख देते हैं इसे। 100/2 इसलिए लिखा क्योंकि हमें ln में वैल्यू दे रखी है, ln2 की भी दे रखी है और ln23 की भी दे रखी वैल्यू, ln10 की भी वैल्यू दे रखी है ना। तो अब डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा जी होता है माइनस RT ln के, ठीक। तो माइनस माइनस तो हटाई दो, क्योंकि मॉड पूछा हमसे, मॉड डेल्टा जी पूछा तो मॉड लगा देते हैं, तो माइनस आर की वैल्यू, आर माइनस तो हटाई देते हैं, आर की वैल्यू हो गई 8.3, इसकी वैल्यू हो गई 700, ln ये हो गया 10/2, तो इसे लिख लो 83 इंटू 70 इंटू इसे लिख लें ln 100 माइनस ln2, ln 100 कितना हो जाएगा 83 इंटू 70, ln 100 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.3 माइनस ये कितना दे रखा है, ln2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7 दे रखी है, भले लोग हैं यार ये तो ये हो गया कितना 83 इंटू 70 इंटू 3.9, 4.6 में से गया। अब इसे बस मल्टीप्लाई करना रह गया, वैल्यू तो निकाल ही दोगे, इससे वैल्यू आ जाएगी 22.22659 जूल्स आ जाएगी, यानी कि 22 पॉइंट राउंड ऑफ करना है तो 66 किलो जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है ना, मेहनत वाला सवाल है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं था सवाल में, तुम्हें देख के भौकाली टाइट कर दी, और लोगों ने बताया एडवांस का सवाल है, जैसे नहीं नीट में बवाल हो गया कि बहुत कठिन पेपर आया, अरे कठिन नहीं आया, पढ़ना पड़ेगा। अब यार ये सिंपल समझ लो, चाहे नीट वाले हो चाहे जेई वाले हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन। अब HI के साथ जब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिड्यूस कराते हैं तो एल्केन बन जाती है, तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन बन गई है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ये तो एकदम याद ही होनी चाहिए। अब कह रहा है ABCD इसके 4 आइसोमर हैं जो Q के आइसोमर हैं, Q को नहीं काउंट करना है, Q के अलावा आइसोमर देखने। तो जरा 6 कार्बन का स्केलेटन बना लेते हैं, 6 कार्बन का स्केलेटन बनाया तो 6 कार्बन जब स्ट्रेट लाइन में आ गए तो ये तो Q ही था। फिर क्या किया, 5 कार्बन का बना लिया, एक नीचे लगा दिया, फिर 5 कार्बन का एक बनाया और इसे बीच में लगा दिया, फिर 4 कार्बन का लगाया और 2 आगे पीछे लगा दिए, और फिर बीच में लगा दिए। अब हमें ये नहीं पता इनमें से ABCD कौन है,
ठीक, हमें ये नहीं पता इनमें से ABCD कौन है, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है B से, और B का ज्यादा है C से, C का ज्यादा है D से, यानी D का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे कम उसका होगा जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, मतलब जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है? देखो इसमें 2 CH3 पास पास आ गए, 3 CH3, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, तो यानी कि ये हमारा D हो गया। ठीक, और इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें दो तरफ ज्यादा है, तो ये हो गया C, ये हो गया B, और ये हो गया A। वैसे अगर तुम्हें वैल्यूज पता करनी है तो वैल्यूज मैं बता देता हूं। इसकी 63 डिग्री होती है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये तो याद होना चाहिए, और इसका कोई समझ, मतलब इसका 50 होता है, इसका कितना होता है, C का कितना होता है, C का होता है 58 के लगभग होता है, शायद 58 होता है, ठीक है, और इसका होता है 60 डिग्री। ठीक, सही है। वैसे ब्रांचिंग्स देख लो, डेटाबेस याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे कह रहा है कि सी से, अब क्या करा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सी बना, इसमें जो सी है उसका मोनोब्रोमिनेशन किया, तो सी कौन सा आ गया, सी अपना ये आ गया। अब इसका मोनोब्रोमिनेशन कर दो, Br2H से रिएक्शन कराओ, तो क्या बनेगा, पहले तो एक ये बनेगा, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इससे एक बन गया, और जब यहां पे ब्रोमीन लाया तो ये कायरल हो गया, तो इससे दो बनेंगे, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा, ये कायरल आ गया ना, तो इसका डीएल दोनों बनेगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल सवाल है। कैच इसमें ये था, तुमसे ये पूछा गया था कि ब्रांचिंग से तुम बॉइलिंग पॉइंट जज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोन बिलो। ठीक है, कह रहा एक्स इज सब्जेक्टेड टू जेल्डाल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, द अमाउंट ऑफ अमोनिया लिबरेटेड विद 2.21 ग्राम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकाल लो। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, काउंट कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, तो C10 लिख दिया। हाइड्रोजन काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है, और 2 नाइट्रोजन है, यही तो है ना, 3 नाइट्रोजन है, सॉरी 3 नाइट्रोजन है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन केवल NH2 ग्रुप वालों से रिलीज होती, जो रिंग में होते उनसे नाइट्रोजन रिलीज नहीं होगी। दिस विल नॉट रिलीज नाइट्रोजन, दिस विल नॉट रिलीज नाइट्रोजन, बोलो, रिलीज अमोनिया। जेल्डाल मेथड में जो रिंग में होती हैं, N2 होती हैं, डायजो कपलिंग होती है, उनमें क्या होता है, उनमें हम लोगों से अमोनिया नहीं निकलती। ये तो जेल्डाल का बेसिक बात है ना, ये तो बिल्कुल। तो ये बात पता लग गई तुम्हें। अब जब ये पता लग गई तो इसका मोलर मास निकाल लो यार। मोलर मास कितना हो गया, 10 × 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 35.5 प्लस 14 42, तो ये हो गया 120 प्लस, ये हो गया 1824 प्लस 42 प्लस 35.5, तो हमें लग रहा है इसका आ जाएगा 221.5 आ गया। ठीक, अब मोल्स ऑफ एक्स कितने आ गए, 2.21 डिवाइडेड बाई 21.5, तो इससे मोल्स आ गए कितने, 0.01 के लगभग आ गए अप्रोक्सीमेटली। आखिरी का छोड़ दे नंबर, 0.01 आ गया। अब एक मोल एक्स से कितने अमोनिया निकलेंगी, 2 मोल ऑफ अमोनिया निकलेंगी, तो 0.01 से कितनी निकलेंगी, 0.02 मोल्स निकलेंगी। 0.02 मोल्स ऑफ अमोनिया निकलेगी। 0.02 मोल्स ऑफ अमोनिया का मतलब मास कितना आ जाएगा, 0.02 × 17, यानी कि 0.34 ग्राम्स आ गया, आंसर आ गया। केवल इसमें यही कैच था कि तुम्हें यह ध्यान रखना था कि जो नाइट्रोजन रिंग में लगा हुआ है वो हमारा क्या नहीं कर रहा है, वो हमारा जेल्डाल मेथड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नहीं तो तुम 3 निकाल दोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि किसी ने नाइट्रोजन गिन लिए तो फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है सवाल सब आराम से। ये सवाल देखो आराम से लगा देते हैं, है ना, इसमें तो परेशानी आएगी ही नहीं। क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड आर द एटम्स ऑफ 3 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड में नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही है, और नियॉन भी है। ठीक, अब कह रहा था रिलेटिव वेरिएशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स वाई जेड है। ठीक है, और उन्हें
डिस्प्ले किया गया, कैसे कैसे वेरी कर रही है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर n-1 n+1 और दिस। तो ये कैसे हो सकते हैं कि अगर हम इसे ले लें, हम इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते, तो हम इसे ले लेते n, तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n+1, एक पॉसिबिलिटी। अगर हम इसे ले लें n, तो ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा n+1। तीसरी पॉसिबिलिटी, इसे ले लें n, तो ये हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा n-1। ठीक, क्लियर है। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो Z की सबसे ज्यादा है, Z की ज्यादा है। Z था हमारा कौन सा, n+1 वाला, तो n+1 वाला सबसे ज्यादा आ गया, तो वो नियॉन भी हो सकता है और n+1 में फ्लोरीन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो ऑक्सीजन की ज्यादा, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी डिस्कार्ड हो गई। अभी ये दोनों बची हुई हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे में कह रहा है कि Z के बाद X की आनी चाहिए, Z के बाद X की आनी चाहिए, तो Z के बाद अगर X की आएगी तो ये X है, ये Y है, ये Z है, इसमें ये X है, ये Y है, ये Z है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बढ़िया, दोनों ही कर रहे हैं। ठीक, अभी दोनों चल रहे हैं। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Z की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Z की तो सबसे ज्यादा नहीं है, क्यों, तो नियॉन है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो क्या बचा, तो हमारे पास केवल सेकंड ऑप्शन बचा, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है किससे, Y से, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, ये बात सही हो गई। कोवेलेंट रेडियस Z की सबसे कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने से कोवेलेंट रेडियस क्या होती, कम होती, यानी कि ये वाला फॉर्मेशन हमारा ठीक बना, सेकंड वाला। समझ में आई बात, कैसे कैसे डिस्कार्ड कर रही है, देखते हुए चलना, जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से। ये तीन ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो अब कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ n, n किसका लिया है, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 8, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले सवाल पे कह रहा है कि अब हम लोग स्टेम वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं, 2 पैराग्राफ है, +4 और 0 है, तो इन्हें अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ठीक, 0 है तो कंपलसरी अटेम्प्ट है, तो कंपलसरी अटेम्प्ट में करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम डिस्क्राइब्स द कन्वर्जन ऑफ P to R and S to U. द कंपाउंड हैज 2 प्राइमरी कार्बन्स एटम्स एंड द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन द T एंड S इज 169। ठीक है, तो पहले T और S को कर लो यार, वो तो आसान है, उसमें तो T बना हुआ। इससे क्या बना, फटाफट बना लेते हैं, यहीं पे इसी के ऊपर बना दूं। इससे क्या बना, पहले ब्रोमीन लग गई होगी, ब्रोमिनेशन हुआ, और फिर HNO3 डाल के नाइट्रेशन कराया होगा। अब हमें मोलर मास में डिफरेंस दे रखा है 169 का, तो देखो हमें 2 NO2 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है 78, और इसका मोलर मास निकाल लो कितना आ जाएगा 70 कितना 3 प्लस 80 प्लस इसका n का कितना हो गया, नाइट्रोजन का NO2 का हो गया 14 और 32 46, है ना, 46 दूनी 92। तो इसे काउंट कर लो जरा, कितना हुआ, 3 2 5, ठीक, 3 2 5, ये 92 हुआ ना, बहुत सारी 92 हुआ, जोड़ लो यार, 92 हुआ कि नहीं हुआ, ये काउंट करो जरा इसे। ये 92 हुआ, 14 प्लस 32 हो गया 46, 46 दूनी 92 हो गया, और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें से 75 हो गया, 73 नहीं 75 हो गया, ये तभी गड़बड़ा रहा था। तो ये हो गया कितना, 5 2 7 और 8 9 17 और 7 कितना हो गया, 17 और 7 24 हो गया। 24 में से 78 माइनस कर दो जरा, कितना हो गया 9, 7 में से 13 में से 7 गए 6 और 1, सही आ रहा, तो ये सही बन गया। अब N2H4 से जब रिएक्शन होगी इसकी, N2H4 क्या करेगा, ये देखो, ये कैंडिडेट किसका है, SNAR का, बेहतरीन कैंडिडेट है, इसे इस पे अटैक करा के Br निकाल दो, तो ये 2,4-DNP बन गया क्या यार, ये क्या बन गया, 2,4-DNP बन गया क्या, बढ़िया चीज बनाने जा रहे हैं लग रहा है हम लोग कुछ, ये 2,4-DNP बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन बन गया, बन गया। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी कि S से U तक हमने कहानी तय कर ली अपनी, S से U बन गया, ये T बन गया अपना। अब ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा मुश्किल है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात जरा। कह रहा है P की रिएक्शन CrO3 से कराई, Cl2 से कराई, H वाटर से कराई और LiH से कराई, तो Q बना, और Q से फिर ये ऑक्सीडेशन कराया तो R बना। अब P के लिए एक इंफॉर्मेशन बहुत गहन दे रखी है हमें कि P हैज 2 प्राइमरी कार्बन एटम्स। P में कितने हैं, 2 प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। अब जरा तुम C7 के स्केलेटन बनाने की कोशिश करो, C7 के स्केलेटन बनाने की कोशिश करो, मिनट भर लगा दो यार सवाल में, है ना, बढ़िया सवाल है ये।
7 कार्बन बनाए तो इसमें 2 प्राइमरी कार्बन आ गए। इसके अलावा जब भी तुम इसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो इसमें प्राइमरी कार्बन बढ़ जाएंगे। देखो तुम कुछ भी बना लो इसमें बढ़ जा रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं। और जब छोटी करोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। 3 आ गए, दूर करोगे तो 3 बने रहेंगे। तो यानी कि 2 केवल एक ही पॉसिबिलिटी में बनेंगे, वो कौन सी है? C7H14 का H16 का हम लोग स्ट्रेट चेन बना दें। ठीक है, सही है। C7H16 का हमने स्ट्रेट चेन बना दिया। अब C7H16 का स्ट्रेट चेन बनाया और इसकी रिएक्शन किससे कराई है? इसकी रिएक्शन कराई है Cr2O3 और प्रेशर कितना लिया? टेम्परेचर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, 770 केल्विन हमने टेम्परेचर ले लिया और हमने 200 ATM प्रेशर ले। 220 है, 20 है, चलो यार थोड़ा कम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ रहे, भावनाएं समझ रहे कि कैसे हम लोग क्रैक कर रहे हैं सवाल को। हम लोगों ने ये तय करा कि 2 प्राइमरी कार्बन केवल एनहेक्सेन में ही हो सकते हैं और उसका जब हम एरोमेटाइजेशन कराएंगे तो उससे ये बन जाएगा, टॉलुइन बन गई। टॉलुइन की रिएक्शन किससे करानी है? Cl2H से करानी है। Cl2H और उसके आगे लिखा है 3 इक्विवेलेंट, यानी कि सारे Cl को हटा के क्या लगा? CH3 को हटा के CCl3 बना दो। फिर हमसे कह रहा है कि वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करो। बेटा ध्यान सुनते रहना बात को। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करनी है तो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दी तो ये क्या बन गया? एसिड बन गया होगा। CCl3 से क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। फिर LAH के साथ रिड्यूस कर दिया, LAH के साथ रिड्यूस कर दिया तो क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल बन गया। ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया हमारा। क्या? बेंजाइल अल्कोहल बना हमारा क्यों बना। और क्यू की रिएक्शन हमने कराई CrO3 और फिर पिरिडीन से। CrO3 पिरिडीन है, CrO3 मतलब CrO3Cl माइनस और पिरिडीन से। तो ये ऑक्सीडेशन ही करेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। क्रोमियम रेजेंट देखो, अल्कोहल देखो तो ऑक्सीडेशन कराओ। तो ये हमारा बन गया R। यहां तक सवाल बन पाया, इतना आसानी से हो पाया, यहां तक हो जाना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, R बन गया। ये तो आसानी से हो पा रहा, देखो बिना भौकल टाइट करे आराम से करो यार। सवाल का एडवांस का है तो बस धैर्य रखना है ना, बहुत कठिन नहीं है ये सवाल, आसान है। मैं तो आसान कह रहा हूं इसे, है ना। ये आसान सवाल है, क्यों? क्योंकि सवाल में कैच करना है, बस तुम्हें पर्टिकुलर पॉइंट को समझना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सवाल आसानी से लग रहा है। ठीक, सारी रिएक्शन तो इजी इजी हैं। अब क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है आर की रिएक्शन एक्सेस अमोनिया से कराई तो कंपाउंड एक्स मिला। अब आर हमारा था क्या? आर हमारा था बेंजल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन एक्सेस अमोनिया से कराई। अब यार जब एक्सेस अमोनिया से कराते हैं तो ये बेसिकली इमीन बना रहा है, इसके लिए pH 325 लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन होने में बहुत दिक्कत आएगी। pH 325 लेके हीट भी करेंगे। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगी? पहले इमीन बनेगी, लेकिन अब हमारे पास 3 मोल्स हैं इसके, कह रहा है इसके 3 मोल से रिएक्शन करानी है। तो यानी कि ये कुछ और बनाना चाह रहा है ना। इतना आसान तो नहीं कर रहा है, कुछ और बनाना चाह रहा। कैसे बनाना चाह रहा? अब अगर CHO पे, क्योंकि पीएच हमें गिवन है तो इस पे प्लस आ जाएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करके इसे घुमा दें यहाँ पे, बोलो। इसमें भी वैसे ही होगा, पहले प्लस लगेगा, फिर मैकेनिज्म पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आखिरी स्टेप की, बीच वाली स्टेप की लिख दे रहा हूँ बस। तो यहाँ पे N आ गया, ये कार्बन से जुड़ के OH आ गया, यहाँ पे NH प्लस आ गया और ये आ गया। अब ये IMPT कर लेगा, OH2 प्लस बना देगा, IMPT हुआ। मैं डिब्बा इब्बा बना के यार नहीं निकालता, मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, पूरे ध्यान से देखो बिल्कुल, और कहीं तुक्का नहीं मारना है, तसल्ली से देखो, मैकेनिज्म लिखी जा सकती है, इतना मेहनत करके सिखाइए ना ORM में। OH2 प्लस बना, H बना और यहाँ पे बन गया क्या? ये बन गया। अब अमोनिया क्योंकि एक्सेस में थी, अमोनिया आके इस पे धक्का देके इसे निकाल सकती, क्योंकि वाटर स्टेबल है, आराम से निकल जाएगा। तो इससे जो बन गया वो बन गया CH डबल बॉन्ड NC के साथ बन गया NH2 और यहाँ -H प्लस कर दें तो CH और PH आ गया। अब ये NH2 खाली और ये फिर से PHCHO से रिएक्शन कर सकता है, तो बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की तरह मैकेनिज्म लिखेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे जो बन रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, क्या बन जाएगा? PHCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ गया PH, यहाँ पे आ गया N डबल बॉन्ड CH और PH। ठीक, ये बन गया। इसे कहते हैं हाइड्रोबेंजामाइड, कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? हाइड्रोजोबेंजामाइड कहते हैं। ठीक, हमें इसके नाम से मतलब नहीं है, हमसे इससे पूछा कितने ग्राम बनेगा। ठीक है,
तो इसके कितने मोल लिए, इसके 3 मोल लिए, इसके 3 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, और इसका हमें मास बताना है, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो यार। बेंजीन है और एक एक बॉन्ड छूटा हुआ है, तो 77 इंटू 3, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2, और सी एच है 3 तो 39 इंटू 2 3, तो ये आ गया कितना 231 प्लस 28 प्लस 39, नहीं 13 इंटू 3, क्योंकि सी एच 3 है ना, तो 39। तो ये काउंट कर लो यार, ये आ गया कितना 18 की 8 हासिल है 1 3 8 1 9 और 298, तो एग्जैक्टली 298 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये कंपाउंड तुमने नहीं देखा, इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान से एक बार लिख के देख लोगे तो बात समझ में आराम से आ जाएगी। सवाल सिखाने वाला है तुम्हें, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, आर रिएक्ट्स विद यू टू फॉर्म ए कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो ये तो यार 2,4 डीएनपी टेस्ट है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दी, 2,4 डीएनपी से कराई ना, क्योंकि यू तो 2,4 डीएनपी था। अरे बताओ यार, हाँ ना बोलो जल्दी से। ठीक है, फिर से इसमें H प्लस हमें लेना पड़ेगा स्लाइट मीडियम में, और इसे पीएच मतलब H प्लस 325 लेना पड़ेगा, पीएच 325 लेना पड़ेगा, H प्लस कह रहा हूँ, पीएच 325 ले लो और इसे थोड़ा हीट करो। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट एक, है ना, और ये बन जाएगा NH, और यहाँ पे आ जाएगी बेंजीन, यहाँ पे एक NO2। तो ब्रैडीज रिएजेंट था ये ब्रैडीज रिएजेंट था, इससे कराया तो क्या बन गया, ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन गया ये। अब हमसे कह रहा है कि Z में X क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो जरा sp2 हाइब्रिड कार्बन मार्क कर लेते हैं। कौन कौन से sp2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, ठीक। लेकिन हमें कार्बन नहीं काउंट करने, हमें काउंट करने हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन बना लेते हैं यार अलग से, है ना। तो sp2 हाइब्रिड से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 2 3, इस वाले को भी हम लिख दें 4, ठीक, 4 लिख दिया। ये कितने हो गए, 6, यहाँ पे हो गए 7 8 9, तो 9 हो गए ये। और डीबी कितनी आ गई, इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 4, ठीक। एक यहाँ से आ गई तो 4 + 1 हो गई, और कितनी 2 यहाँ से आ गई तो 4 + 2 हो गई, तो यानी कि 5 + 6 यानी 11 आ गई डीबी। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, x + y की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, बिना लाग लपेट के आराम से सवाल बिल्कुल तसल्ली से लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, क्यों, क्योंकि इसमें कैलोरीमेट्री भी पूछी है और थोड़ा सा आयनिक, तो मैं हिंट ऑफ आयनिक पूछ लिया है। ठीक, कैसे पूछा है, कह रहा है व्हेन 100 ml of 0.1 normal HCl, 100 ml of 0.1 normal HCl is mixed with 100 ml of 0.1 molar NaOH solution in an insulated beaker at constant pressure, the temperature rises to 5.7 degree centigrade was measured for the beaker and its contents। ठीक है, अब इसमें बीकर ने भी कुछ कुछ लिया और उसमें पानी भी होगा, उसने भी कुछ हीट एब्जॉर्ब की। बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज -5700 किलोजूल, दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी यूज्ड टू मेजर द कैलोरीमीटर कांस्टेंट। हमें कैलोरीमीटर कांस्टेंट निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है सेकंड एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि 100 ml ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड वाज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, तो राइज इन टेम्परेचर 5.6 मेजर किया गया, हीट कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन वाटर की इतनी और डेंसिटी फिक्स है। ठीक है, अब जब ऐसा दे रखा है तो जो टेम्परेचर बढ़ा, जो एनर्जी निकली, उसमें मिलीमोल्स कितने आ गए, इसके मोल्स आ गए 0.1 आ गए, 0.1 मोल्स आ गए इसके, और इसके भी आ गए 0.1 मोल्स आ गए। अगर दोनों के 0.11 मोल है और 1 मोल के लिए कितनी आ रही है 57 किलो जूल, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन निकालनी। इससे पहले हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लें कि जो हीट निकली है टोटल वो निकली होगी 5700 जूल्स, और ये किसके वजह से निकली होगी, m इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस m इंटू सी को हम लिखते हैं सीधे सी, ये कैलोरीमीटर कांस्टेंट इंटू डेल्टा टी, ये क्या है, ये कैलोरीमीटर है। दोनों ने हीट एब्जॉर्ब की होगी ना, जितनी हीट निकल रही सब मिला के, तो m की वैल्यू कितनी दी है, वॉल्यूम हो गया कितना
200 ml 100 ml 100 ml दोनों का मिला है तो 200 ml हो गया। पानी की हीट कैपेसिटी दे रखी है हमें 4.2, डेल्टा टी हमें दे रखा है 5.7 प्लस सी इंटू 5.7 इज इक्वल टू 5700। सही है। तो यहाँ से 5.7 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया कितना, ये हो गया डेसिमल से ये जीरो हटा दें तो ये हो गया 840 प्लस सी इज इक्वल टू 5700। यहाँ से इसे हटा दें ये जीरो हो गया तो ये आ गया 1000। तो सी की वैल्यू जो आ गई वो 160 जूल पर ग्राम केल्विन आ गई। ठीक, तो हीट कैपेसिटी हमने कैलोरीमीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक, हमने कैलोरीमीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब कह रहा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन निकालनी। ये एक आधा काम कंप्लीट हो गया हमारा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब एक्सपेरिमेंट 2 में आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट 1 से हमने काम कर लिया, यहां से हमने कैलोरीमीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक, कैलोरीमीटर कांस्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है, कैलोरीमीटर कांस्टेंट है जो ऊपर लिखा था हमसे। ठीक, अब जब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी m इंटू एस सोल्यूशन आ जाएगा इंटू डेल्टा टी प्लस सी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट निकली कितनी 5600, नहीं 5600 कितनी निकली है, नहीं डेल्टा एच हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन मेरे को लगा गिवन है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन निकाल लेते हैं। अब इसमें वॉल्यूम कितना खर्च हुआ देखना जरा, 100 ml इसका खर्च हुआ, 100 ml इसका खर्च हुआ, तो 200 ml वॉल्यूम खर्च हुआ। ये 4.2 आ गया, लेकिन डेल्टा टी इसमें कितना आ गया 5.6, सी की वैल्यू 160 इंटू 5.6 इज इक्वल टू डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आ गया। ये वीक एसिड के लिए था इसलिए हीट इसमें कम आनी चाहिए, ये कैलकुलेट करनी है। देखना जरा 5.6 हम अगर बाहर ले लें तो ये आ गया कितना 840 प्लस 160, तो ये आ गया डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के बराबर आ गया। तो ये आ गया कितना 5600 आ गया। अच्छा, मेरे को यही याद होगा लग रहा है कि कम आएगा तो 56 नंबर ऐसे दिए ना, इसलिए पता चल रहा है कि 5600 आना चाहिए। यानी कि 5600 आया फॉर व्हाट, फॉर 0.1 मोल के लिए आया। तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, 1 मोल क्या आ जाएगा 56,000 आ जाएगा जूल्स, यानी कि 56 किलो जूल्स आ जाएगा। तो निकलनी कितनी चाहिए थी 57, निकलनी चाहिए थी कितनी 57 निकलनी चाहिए थी, निकलनी चाहिए थी 57, निकली कितनी 56, तो कितनी आ गई ये 1 आ गई हीट ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि बाकी एनर्जी कहाँ खर्च हुई होगी, डिसोसिएट करने में ही खर्च हुई होगी, तो 1 किलो जूल आ गया आंसर। और किलो जूल में ही लिखना है तो आंसर हम क्या लिख देंगे 1 किलो जूल लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई। ये कैलोरी मीटर वाला कांस्टेंट वाला ये सवाल बेहतरीन सवाल है, इसे जरूर ध्यान से देखना चाहिए हम लोगों को, है ना। वी कैन नॉट इग्नोर दिस। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 100 ml, अच्छा वो तो सवाल वही है। अगला कह रहा है इफ द पीएच ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज दिस देन द वैल्यू ऑफ एन इज। अब पीएच कह रहा है तो हमने क्या किया, एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया किसमें, रिएक्ट कराया NaOH के साथ। तो अब ये टाइट्रेशन करा रहा है तो इससे क्या बन जाएगा, जगह सोडियम एसिटेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा यार, बन जाएगा। इसके मिलीमोल्स थे कितने हमारे पास 200, इसके कितने थे 100, ये तो था नहीं टी इक्वल टू 0 पे। टी इक्वल टू टी पे क्या हुआ होगा, ये 100 बचा होगा, ये खत्म हो गया और ये 100 बन गया, तो ये बफर बन गया, बफर बन गया। और पी एच इज इक्वल टू क्या लगा दिया, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो पी एच की वैल्यू कितनी आ गई, पी के की वैल्यू दी है कितनी 2 इंटू 10⁻⁻5 दी, तो 5 माइनस लॉग 2 आ गया, प्लस ये तो हो गया 100/100 हो गया। तो ये हो गया कितना, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 4.7 के बराबर। और हमें आंसर लिखना है कितना -1 के बराबर, तो ये 47 लिख दिया। तो ये आ गया 47 इंटू 10⁻⁻1। ठीक, तो ये सवाल तो आसान था। तो ऑल इन ऑल हम लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया, लगभग 1.25 घंटे का टाइम लगा मेरे को सॉल्व करने में, तुम्हें इसे सॉल्व करने में, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस पूरे इलेबोरेट कर रहा था और तुम्हें समझाने के पर्पज से सॉल्व कर रहा था, बीच में बातें भी कर रहा था। तुम्हें इस पेपर में समय लगना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से बात करें, इसकी एनालिसिस कर लें, पेपर की एनालिसिस भी कर लेते हैं ना साथ साथ, पेपर की एनालिसिस भी कर लेते हैं साथ साथ। तो पेपर की एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो ऊपर चलते हैं, बिल्कुल इनिशियल से शुरू कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें टाइम तुम्हें जो देना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट देना चाहिए। 45 टू 55 मिनट्स तुम्हें लगने चाहिए इस पेपर में, क्योंकि लेंदी था पेपर।
मेरा रिव्यू ये है, पेपर लेंदी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 डुएबल था, आसानी से हो जाएगा अगर तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ रखी है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, और एल्कली मेटल वाले में तो दूसरे को मैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मानता हूं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन रियल गैस का है, तुम देख के घबरा सकते हो, तो इसे भी मैं प्रॉब्लमेटिक मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो 6 नंबर तुम्हारे कट गए। ये क्वेश्चन आसान था तो आ गए 6 नंबर, प्लस 6 हुआ। +6 के बाद ये सारा ही आसान था, +6 के बाद इसमें कितने आ गए, +6 और ये 4 हो गए, +6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 के बाद ये लंबा क्वेश्चन और इसमें एम्बिग्यूटी भी थी, तो इसमें मैं 2 नंबर ले लेता हूं कि 2 तो सही तुम कर ही सकते थे, तो 12 हो गए। 12 इसे पूरा सही करना था तो 4 इसमें हो गए, 12 4 16 नंबर हो गए। इस सवाल में भी तुम एक दो बात तो बता ही सकते थे, तो 2 नंबर मैं लिख लेता हूं इसमें भी, तो 16 और 2 18 हो गए। मैं मॉडरेट होकर लिख रहा हूं, है ना, ठीक। अब इसमें 18 हो गए। 18 के बाद ये सवाल पूरा लगाने वाला था, 18 3 21, 21 ये भी पूरा करने वाला था, 21 3 24, 24 और ये भी पूरा करने वाला था, 24 3 27, 27 हो गए। 27 ये भी करने वाला था, 27 और 3 30। मतलब ये कठिन सवाल नहीं, मैं इन्हें कठिन नहीं मानता, इसे मैं ट्रिकी मानता हूं, लेकिन ये भी करने वाला था। 30 और 3 33, 33, 33 और 3 36, 36, 36। तुम्हें इसमें दिक्कत आ सकती है फर्स्ट क्वेश्चन में, इस वाले में, ठीक। तो इसमें दिक्कत आ सकती है, तो इसे छोड़ देते हैं। 36 के आगे कितने नंबर मिलने चाहिए तुम्हें, 36 के बाद मिलने चाहिए थे 36 और 4 40, ये वाला हो जाना चाहिए था 40। और इसको थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम में सेकंड क्वेश्चन को मैं मान लेता हूँ कि इसे सही करना चाहिए था, तो 40 और 4 44। तो मतलब अगर तुम 40 to 50 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा एडवांस एकदम पक्के से निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन इसमें 40 to 50 स्कोर लाया जा सकता था। मैं अगर एवरेज बात करूं तो 35 या 35 से लेके 50 तक स्कोर कराया जा सकता था इसमें। इससे कम करने पे मतलब तुम्हें अभी जरूरत है रिवाइज करने की बहुत सारा, और तसल्ली से करने की जरूरत है। मेरे को कमेंट करके ये बताना कि जब तुमने ये पेपर दिया तो तुमने 55 मिनट दिए थे इसे, 45 से 55 30 मिनट वाला पेपर नहीं था ये। अगर नहीं दिए तो इस पेपर को करने में आएगी दिक्कत, और तुम्हें आई ही होगी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। संडे को हम लोग मिल रहे हैं लाइव, ठीक है। उसमें जरूर सेशन में आ जाना, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हारी सारे ग्लिचेस को सुन लेंगे। तब तक मैं ओआरएम को 5 घंटे का एक लेक्चर बना के उसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ, अपना भरसक प्रयास करता हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। हम लोग स्टक कर गए हैं, मैं जानता हूँ कंटेंट नहीं आ पा रहा, लेकिन बहुत बिजी चल रहा हूँ यार, है ना, ठीक है। और यार अनअकैडमी पे 2027 का भी बैच है मेरा, ठीक है। अनअकैडमी पे अगर मैं बता दूं तो अनअकैडमी पे मेरा 2027 का भी बैच आ गया है, 2026 का भी बैच चल रहा है। 2026 बैच में मोर कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद अगर ड्रॉप लेना है तो भाई सोच लो उसके बारे में। और हम लोग एक ऑल स्टार वीआईपी बैच कर रहे हैं, उसमें भी मैं ऑर्गेनिक लूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो, तुम्हें लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, आराम से कर लेना, ठीक है ज्वाइन। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बाय।